हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के सेशन की कर लेते हैं शुरुआत। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि दी है। तो अभी हाल ही में लिटरेचर की उपाधि इनको मिली है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थ्रू दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक था। हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी का जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। वो भारत के राष्ट्रपति रहे थे, मनोनीत किए गए पहले राष्ट्रपति थे, 2 बार राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा एक बात और याद रखना है कि वही संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके परमानेंट अध्यक्ष भी बने थे। कौन सी तारीख को? 11 तारीख को, 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई थी ना, 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक तो हुई थी 9 दिसंबर को, उसमें तो टेम्परेरी बने थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब। बुजुर्ग थे और पेशे से वकील थे, और ये वरिष्ठता वाला जो कंसेप्ट है हमने फ्रांस से ले रखा था। तो दूसरी मीटिंग में राजेंद्र प्रसाद जी जो है ना वो परमानेंट बने थे, याद रखना। इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उनका नाम है सोमनाथ सचदेवा, और इसमें सबसे पहला जो डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया था ना वो संस्कृत डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया था शुरुआत में। ठीक है। अगर आप लोग सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं विस्तार से तो नया सोशल साइंस का बैच है, बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम फुल डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चे इसमें ऐड ऑन हुए हैं तो शायद वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं साथ के साथ ही। तो आपको इसमें कंप्लीट डेटा मिलने वाला है और आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके कुछ इस टाइप का आपका हाई एक ग्राफिक्स से डिज़ाइन किया हुआ डेटा है आपका, और के साथ साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एनसीईआरटी को पूरा पूरा फॉलो किया गया है, के साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स है आपकी उनको भी फॉलो किया गया है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस शहर से अयोध्या की पहली वाणिज्यिक उड़ान की शुरुआत की गई है? तो पहली वाणिज्यिक उड़ान की शुरुआत की गई है अभी हाल ही में हिसार से की गई है। एक अलायंस एयरलाइंस कंपनी है उसके थ्रू भारत के प्रधानमंत्री जी ने अभी रिमोट का बटन दबा के यहाँ पे हरियाणा का पहला एयरपोर्ट है, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मोमेंट था हरियाणा राज्य के लिए, ये वाला हिसार से पहला एयरपोर्ट है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। यमुनानगर में प्रस्तावित नई थर्मल पावर यूनिट की अनुमानित क्षमता है वो कितनी मेगावाट हो गई है? तो वो टोटल 800 मेगावाट। तो हिसार से अयोध्या के लिए व्यावसायिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है। लागत है इसकी टोटल 410 करोड़ रुपए। और इसके अलावा यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर इकाई जो है ना, और के साथ साथ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र जिसको सीबीजी कहा करते हो आप लोग, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, इसकी आधारशिला रखी है जिसकी लागत तकरीबन 8,470 करोड़ रुपए टोटल प्रोजेक्ट की। प्रधानमंत्री भारतमाला परियोजना के तहत रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उद्घाटन किया गया जिसमें टोटल उसकी लागत है 1,070 करोड़ रुपए की। तो अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हरियाणा को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सौगात मिली है। अब आपको थोड़ा याद रखना है कि यमुनानगर जो प्लांट है इसका इतिहास क्या है। यह संयंत्र कोयला आधारित प्लांट है, मतलब कोयले से बिजली बनाई जाती है, और इसे रिलायंस एनर्जी और संघाई इलेक्ट्रिक ने बनाया था। इसकी आधारशिला मार्च 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के द्वारा रखी गई थी। 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने इसका शिलान्यास किया, मगर परियोजना कागजों में ही रही। 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने इस परियोजना को मंजूरी दी और 2008 में स्टार्ट भी हो गया था। 2022 में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 800 मेगावाट की नई यूनिट की योजना को मंजूरी दी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 800 मेगावाट की तीसरी यूनिट का जो ना शिलान्यास किया था हरियाणा के अंदर। यहाँ पे इस प्लांट की विशेषता क्या है? अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट है, इसमें हाई टेम्परेचर के साथ में स्टीम क्रिएट की जाती है। इसके अलावा अधिक क्षमता, कम कोयला खपत और कम प्रदूषण है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। मशीनरी पूरी तरीके से स्वदेशी होगी, नई टेक्नोलॉजी से काम किया जाएगा। छोटी चिमनी होगी, कूलिंग टावर होगा, तेज बिजली उत्पादन और कम प्रदूषण होगा। इसके अलावा लगातार बिजली जो है ना उसकी व्यवस्थाएं मिलती रहेगी, और के साथ साथ यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 400 केवी लाइन अलग से बिछाई जाएगी, इससे युवाओं को जैसे एएलएम वगैरह की जो पोस्ट आती है ना, तो ऐसे बिजली विभाग में नई नई पोस्ट आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी।
बजट और समय सीमा क्या है, 8,000 करोड़ से ज़्यादा की इस पे टोटल लागत आने वाली है। 233 एकड़ भूमि पे ज़मीन पे बनाया जा रहा है। 52 महीने की समय सीमा में कंप्लीट होना है। मार्च 2029 तक जो है ना कंप्लीट हो जाएगा इसका परिचालन। हरियाणा में बाकी भी थर्मल प्लांट से सबसे पहला थर्मल प्लांट आपको पता होगा पानीपत के अंदर एक आता है आपका, और पानीपत के अंदर जो शुरुआती थर्मल प्लांट था, इसके अलावा पानीपत की जो और भी यूनिट है लाइक 250 मेगावाट और 210 मेगावाट की यूनिट वाला चल रहा है। हिसार में 1200 मेगावाट वाला है, ऑलरेडी 800 मेगावाट की इसको भी मंजूरी दे दी गई है। झज्जर में 500 मेगावाट की 3 यूनिट चल रही है 1500 मेगावाट का। यमुनानगर में 300 मेगावाट की 2 यूनिट थी जो सबसे छोटा था, लेकिन आने वाले टाइम में अब सबसे बड़ा हो जाएगा ये 800 अगर और जुड़ जाए। अभी तक तो सबसे छोटा यही है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल प्लांट के रूप में इसको जानते हैं हम लोग। हाल ही में हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत भूमि पर लंबे समय से बसे परिवारों को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। यह सुविधा किन शर्तों के अंतर्गत कंप्लीट की जाएगी? 500 वर्ग गज तक की भूमि पर 20 सालों से रह रहे परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। भाई 500 गज की कोई जमीन है और उस पर लगातार कोई 20 साल तक रह रहा है तो उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। अब ये कंडीशन अगर कंप्लीट होती है तो ग्राम पंचायत की जमीन पर 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र में फैले पिछले 20 सालों से अगर कोई रह रहा है तो उनको मालिकाना हक दिया जाएगा, ऑनरशिप राइट दी जाएगी। और ग्रामीण स्थायित्व, संपत्ति सुरक्षा और विकास योजनाओं से जुड़ाव को जो ना बढ़ावा दिया जाएगा। हरियाणा के अंदर पानीपत में ये घोषणा की थी। वैसे मनोहर लाल खट्टर भारत के आवासन मंत्री है और के साथ साथ ऊर्जा मंत्री भी है, तो ये घोषणा की थी, ये याद रखना है आपको। और ये हरियाणा में करनाल से ही लोकसभा के सांसद है। करनाल से जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पहले करनाल से विधायक भी थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे 9 साल से ज़्यादा। साल 2025 में पंजाब और हरियाणा में गेहूं की पैदावार बढ़ने की प्रमुख वजह क्या मानी जा रही है? इस बार गेहूं की पैदावार काफ़ी अच्छी है। उसकी मेन वजह मानी जा रही है अनुकूल शीतकालीन मौसम, यानी कि शीतकालीन मौसम जो है ना फेवरेबल विंटर जो वेदर था इस बार वो काफ़ी अच्छा था, तो अनुकूल शीतकालीन मौसम है इसकी वजह से। पंजाब और हरियाणा में अनुकूल शीतकालीन मौसम के कारण 2025 में गेहूं की पैदावार है वो बढ़ने की संभावना है। बेमौसम ओलावृष्टि ने फसल को थोड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कई कई इलाकों में ही हुआ था ये। पंजाब में 50 क्विंटल पर हेक्टेयर 60 प्लस 2023-24 का था ये, लेकिन 24-25 का आंकड़ा 60 प्लस का है। और हरियाणा में 46 था, इस बार 50 प्लस का आंकड़ा निकल के आ रहा है ये। पंजाब और हरियाणा जो है ना वो मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं सेंट्रल जो पूल है आपका, या कह सकते हो विशेषकर जो गेहूं के रूप में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं सेंटर पूल के अंदर, मतलब ओवरऑल वहाँ पे जो केंद्रीय खाद्यान्न भंडार है उसके अंदर। बेनिफिट क्या है सर? स्ट्रॉन्ग व्हीट क्रॉप के खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, बाजार में जो स्थिर आपूर्ति बनी रहेगी, आय में वृद्धि होगी, बेहतर खरीद दरों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है ना उसको लाभ मिलने वाला होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। और के साथ साथ जो है ना फूड इन्फ्लेशन है, जो खाद्य मुद्रास्फीति है, यानी कि महंगाई जो होती है खाने की, वो उसमें कमी भी आएगी। गेहूं क्या है सर? एक रबी की फसल है। इसकी बुआई अक्टूबर दिसंबर से होती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है, मतलब कटाई इसकी अप्रैल से जून के बीच में होती है। अलग अलग राज्यों के अंदर है इसलिए अप्रैल से जून के बीच में है। और इसके अलावा इसको जो है ना आप लोग, ये भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अनाज है चावल के बाद में खाद्यान्न के रूप में। सबसे ज़्यादा भारत में गेहूँ होता है यूपी में, 2 नंबर पे पंजाब, तीसरे पे हरियाणा है। गेहूँ की टोकरी भी कहते हैं इनको। मध्य प्रदेश और राजस्थान टॉप 5 है ये। दुनिया में गेहूँ चाइना में होता है, फिर यूरोपियन यूनियन में होता है, फिर आता है भारत का नंबर तीसरे नंबर पे। मिट्टी इसके लिए कैसी चाहिए? अच्छी मिट्टी चाहिए, जैसे दोमट मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, जल निकासी वाली हो सॉइल इसकी। और इसके अलावा टेम्परेचर बुआई के टाइम पे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिएगा। तापमान कटाई के समय 21 से 26 डिग्री सेल्सियस का चाहिएगा। और वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर है। अनाज निर्माण के दौरान तेज धूप चाहिए, मतलब अभी जैसे पक रहा होता है ना फसल उस टाइम पे। ये किताब आप ले सकते हो हरियाणा जीके का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। और के साथ साथ आप लोगों को एक सवाल का जवाब देना है। ये 1989 बैच के हरियाणा कैडर के सीनियर आईएएस अफसर जिन्हें हाल ही में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है, इनका नाम क्या है बताइएगा। फिर मिलता हूँ कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना है आप लोगों को। आप सभी को राधे राधे। और हाँ, सोशल साइंस का बैच है, आप ले सकते हैं, समय रहते अपना साथ के साथ सिलेबस पूरा कर सकते हैं। KVS DSSB HSSC HPSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग, ठीक है। थैंक यू।